हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मेरा नाम है अर्शदीप सिंह और हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में हम पढ़ रहे थे एक चैप्टर नंबर 6, जिसकी शुरुआत हम अगेन वहीं से करेंगे जहां से हम हमेशा करते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या कुछ पढ़ चुके हैं, किसके बारे में है, इसकी डिटेल अभी आपको काफ़ी चीज़ें पता होंगी। इस चैप्टर का नाम है बिगिनिंग विद C++ के साथ शुरुआत, जिसमें हम क्या कुछ कर चुके हैं, जिसमें हम C और C++ में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो पढ़ चुके हैं। उसके बाद में C++ के अंदर क्या कुछ नया है वो चीज़ें पढ़ चुके हैं। C++ के अंदर हम टोकन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं, आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ चुके हैं एंड डेटा टाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो डेटा टाइप्स किस किस टाइप के होते हैं ब्रॉडली? डेटा टाइप्स 3 टाइप के थे, एक बेसिक डेटा टाइप, दूसरे डिराइव्ड डेटा टाइप और तीसरे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, या फिर सीक्वेंस बेसिक, यूजर डिफाइंड और डिराइव्ड, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है। अब इनको हम आगे भी क्लासिफाई कर चुके थे अलग अलग टाइप्स में। वो कौन कौन से टाइप्स थे? बेसिक को इंट, कैर, फ्लोट, डबल और वॉइड में। यूजर डिफाइंड को क्लास, इनम, रेफरेंस, फंक्शन, स्ट्रक्चर एंड यूनियन। एंड डिराइव्ड में कुछ टाइप्स होते हैं जो यूज होते हैं, जो बनते हैं किनसे? पहले से निर्धारित फंक्शंस से। तो ये यूजर डिफाइंड होते हैं कौन कौन से? स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास और इनम या इन्यूमरेशन या इन्यूमरेटर बोला जाता है इसको। अब बचते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं एरेज, पॉइंटर्स, फंक्शंस एंड रेफरेंस। एरे, पॉइंटर, फंक्शन और रेफरेंस। अब इन पे अपने थोड़ी थोड़ी डिटेल्स फर्दर पढ़ लेते हैं कि इनके फर्दर क्या क्या काम है। ये हम डिस्कस कर चुके थे कल। इंट, कैर, फ्लोट, डबल एंड वॉइड, इनका क्या स्टाइल होता है, किस तरह से ये यूज होते हैं। हमने किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो कैसे करते हैं? उसको डिक्लेयर करने का स्पेसिफिक स्टाइल होता है। पहले क्या लिखा जाता है? डेटा टाइप। मैं ट्राई करता हूं कि इसको थोड़ा बड़ा लिखूं ताकि आपको ज्यादा अच्छा, ज्यादा क्लियर दिख पाए, ज्यादा अच्छी विजन आ सके। डेटा टाइप। दूसरा, नेम ऑफ वेरिएबल। इतने में भी हम काम चला सकते हैं, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल हो गया। या फिर हम क्या कर सकते हैं? डेटा टाइप नेम
ऑफ वेरिएबल और इक्वल्स टू वैल्यू और सेमीकोलन। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? इंट ए या इंट ए इक्वल्स टू 10। किसी भी वेरिएबल का डिक्लेरेशन किस तरह से होता है? इस तरह से होता है। किसी वेरिएबल की घोषणा किस तरह से होती है? इस तरह से होती है। तो ये डेटा टाइप कहाँ पे यूज होते हैं? डेटा टाइप किसी वेरिएबल के डिक्लेरेशन में ये बताने के लिए यूज होते हैं कि किस तरह का डेटा हम इसमें यूज करने वाले हैं, किस तरह का डेटा हम हमारे वेरिएबल के अंदर संरक्षित करने वाले हैं, स्टोर करने वाले हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की। तो इसको मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स समझाने के लिए, और फिर मैं आपको बताता हूँ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते क्या हैं, कैसे घोषित किए जाते हैं, कैसे यूज किए जाते हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में सबसे पहले है स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर मैं आपको कल बता चुका हूं। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर होता है कलेक्शन ऑफ डिसिमिलर डेटा टाइप्स। अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स को इकट्ठा करके बांध के इसमें रख सकते हैं स्ट्रक्चर में। इसके लिए कीवर्ड यूज होता है STRUCT, स्ट्रक्ट। उसके बाद में नेम ऑफ स्ट्रक्चर, जैसे कि STRUCT, यहां पे नाम हम रख दें स्टूडेंट। स्ट्रक्चर के लिए स्ट्रक्ट और नेम स्टूडेंट। इसके अंदर हम कुछ वैल्यूज डिक्लेयर कर देते हैं, कुछ बातें डिक्लेयर कर देते हैं। वो क्या कुछ है? इंट रोल नंबर, कैर का वेरिएबल या स्ट्रिंग ही लिख सकते हैं। कैर ले लेते हैं क्योंकि हमने स्ट्रिंग अभी तक को डिक्लेयर नहीं करा है। कैर नेम 10, ये नाम के लिए हो गया। एंड फ्लोट P फॉर परसेंटेज। तो हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं स्ट्रक्ट स्टूडेंट से, जिसमें हमने एक बच्चे का रोल नंबर, एक बच्चे का नाम और एक बच्चे का फ्लोट में परसेंटेज स्टोर करवा दी। रोल नंबर किस टाइप का होगा? इंटीजर टाइप का पूर्णांक होगा। नाम किस तरह का होगा? नाम कैरेक्टर्स से मिलके बना होगा, स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर्स का एरे होगा। और परसेंटेज क्या होगी? परसेंटेज फ्लोट हो सकती है, लाइक 95.78, 50 पॉइंट समथिंग। 50 तो भगवान करे किसी की ना आए, 95 वाला बात सच्ची हो सकती है, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है? 100। तो स्ट्रक्चर की फॉर्मेट क्या है? स्ट्रक्चर घोषित करने का, स्ट्रक्चर घोषित करने का फॉर्मेट ये वाला है। अब अपने बात करते हैं यूनियन की। यूनियन में और स्ट्रक्चर में डिफरेंस क्या होता है? तो यूनियन में क्या करना होता है? यूनियन में स्ट्रक्ट की जगह क्या लिखना पड़ता है? यूनियन। जहां पे हमने स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जहां पे स्ट्रक्ट लिखा हुआ है, स्ट्रक्ट कीवर्ड इस्तेमाल होता है स्ट्रक्चर घोषित करने के लिए, वहां पे यूनियन में क्या लिखना पड़ता है? यूनियन लिखना पड़ता है। बाकी कोई डिफरेंस नहीं। एक डिफरेंस है, स्ट्रक्चर का टोटल साइज कितना होता है और यूनियन का टोटल साइज कितना होता है। स्ट्रक्चर का टोटल साइज होता है इसके सभी डेटा टाइप्स और वेरिएबल्स के साइज के जोड़ के बराबर। मतलब ये कितना स्पेस लेगा, ये कितना स्पेस लेगा, ये कितना स्पेस लेगा, इन तीनों का जोड़ करके जितना स्पेस ये टोटल लेता है वो स्ट्रक्चर का स्पेस होता है। लेकिन यूनियन में अलग होता है। यूनियन क्या होता है? द बिगेस्ट अमंग दीज, जो सबसे ज्यादा साइज लेने वाला वेरिएबल है, जो सबसे ज्यादा साइज लेने वाला डेटा टाइप है, उसके जितना स्पेस लेता है यूनियन। स्ट्रक्चर और यूनियन में सिर्फ इतना ही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। क्लास ऑन द अदर हैंड, क्लास क्या होती है? मैं आपको बता चुका हूं क्लास क्या है, स्ट्रक्चर का ही सुधरा हुआ फॉर्म है। तो क्लास की डेफिनेशन वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए क्या है? क्लास इज अ रैपर which is used to bind data
एंड फंक्शंस टुगेदर। अब हिंदी की बात करते हैं। क्लास क्या है? क्लास एक कवर है जो क्या करता है, डाटा और फंक्शन को आपस में बांधे रखता है, जोड़ के रखता है। एक बार इतना सफिशिएंट है, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है C++ का और इसकी डेफिनेशन इतनी सफिशिएंट है। फर्दर एक चैप्टर है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उसके अंदर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ेंगे। इनम क्या होता है, एन्यूमरेशन क्या होता है? एन्यूमरेशन जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एन्यूमरेशन के अंदर हम नामों को नंबरों से जोड़ सकते हैं। हाउ? हम लिखते हैं ENUM, इसके अंदर हमने लिखा कलर, उसके अंदर हमने लिख दिया रेड, ग्रीन, ब्लू। तो जैसे हम ये लिख के डिक्लेयर करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, इससे रेड को एक रेलेवेंट नंबर मिल जाता है। कौन सा नंबर मिल जाता है? सॉरी, यहाँ पे आप लोग को कर्ली ब्रेसेस यूज करने होते हैं। तो रेड को कौन सा नंबर मिल जाता है? रेड को 0 मिल जाता है, ग्रीन को 1 मिल जाता है और ब्लू को 2 मिल जाता है। और इसको फर्दर हम नंबर्स के बेसिस पे यूज कर सकते हैं। तो एन्यूमरेशन के अंदर कितना है? एन्यूमरेशन में बाय डिफॉल्ट ये ही चीजें दी जा सकती हैं। इसके अंदर हम डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स भी यूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट वैल्यूज भी यूज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये वैल्यूज आती हैं 0, 1, 2। अगर हम कुछ वैल्यू दे देंगे खुद की तरफ से तो वो नंबर इनको मिल जाएगा। तो ये सफिशिएंट है अभी के लिए। फर्दर हम चलते हैं। एरेज क्या होते हैं मैं आपको बता चुका हूं। एरे होता है कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप, एक ही प्रकार के डाटा प्रकारों का समूह। पॉइंटर क्या होता है? एड्रेस ऑफ अनदर डेटा टाइप, किसी अन्य डाटा टाइप का पता। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए स्मॉल पीस ऑफ कोड, कोड का एक टुकड़ा जो क्या करता है, किसी निश्चित कार्य को पूर्ण करने का काम करता है। फंक्शन का काम क्या होता है? फंक्शन का काम होता है रीयूजेबिलिटी। हम एक बार लिखे हुए कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें जो फंक्शन के अंदर कोड लिखा होता है, फंक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, सी में भी था, C++ में भी आ गया। हम क्या कर सकते हैं, हमने एक बार किसी काम को करने का एक फंक्शन लिख दिया, अब उसी फंक्शन को बार बार कॉल कर सकते हैं और उसी फंक्शन की उन 4, 5, 10, 50 लाइनों से हमारा वही टास्क बार बार विद परफेक्शन कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, हमारे प्रोग्राम का साइज कम करने में यूज होता है। रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस होता है उपनाम। ये फीचर है बहुत ही अच्छा जिसमें हम एक वेरिएबल को अलग नाम दे सकते हैं, रेफरेंस के तौर पे यूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। आप अपनी बुक में इन डेफिनेशंस को पढ़ोगे। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे नोट्स में। अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है, पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट छाप लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूं। अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो इसको मैं रब कर देता हूं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन। जब हम डाटा के टाइप की बात कर रहे हैं तो डाटा के टाइप को बदलना भी पड़ सकता है, कन्वर्ट भी करना पड़ सकता है। तो डाटा के टाइप को बदलने का प्रोसीजर क्या कहलाता है? टाइप कन्वर्जन। डाटा को एक प्रकार से दूसरे प्रकार में बदल देना। द प्रोसेस ऑफ converting the type of data from one data type to another data type is known as type casting or type conversion. तो हमारा टॉपिक है टाइप कास्टिंग। अब टाइप कास्टिंग होती क्या है? टाइप कास्टिंग है डेटा के प्रकार को बदलना, मतलब डेटा टाइप को बदलना। होते कौन कौन से हैं? पहला होता है इम्प्लीसिट और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट, आंतरिक और बाह्य। इनके कुछ और नाम भी हैं, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक को बोला जाता है स्वतः
या ऑटोमेटिक। और एक्सप्लिसिट को क्या बोला जाता है? फोर्सफुल। टाइप कन्वर्जन एक तो अपने आप हो जाता है, एक हमें जोर जबरदस्ती कराना पड़ता है। जो अपने आप होता है उसको क्या बोला जाता है? आंतरिक। जिसको जोर जबरदस्ती कराना पड़ता है वो होता है बाह्य। उसको आंतरिक को क्या बोला जाता है? इम्प्लिसिट। और बाह्य को क्या बोला जाता है? एक्सप्लिसिट। अभी के लिए इतनी डेफिनेशन सफिशिएंट है। अब एक बात और है, जो हमारी C++ है ये काफी डिटेल्ड है इसके बारे में, हमारे टाइप कन्वर्जन के बारे में। क्योंकि क्या है, सी के अंदर जो टाइप्स थे वो कम थे, क्योंकि उसके अंदर क्या नहीं था? उसके अंदर मॉडिफायर्स नहीं थे। इसके अंदर मॉडिफायर्स आ गए हैं, तो मॉडिफायर्स से क्या हो गया? हमारा इंट आगे कितने हिस्सों में बंट गया? इंट ही, इंट का अनसाइंड इंट भी बन गया और साइंड इंट भी बन गया। इंट का शॉर्ट इंट भी बन गया, लॉन्ग इंट भी बन गया। तो शॉर्ट और लॉन्ग क्या करते हैं? साइज के हिसाब से होते हैं, तो इनमें टाइप कन्वर्जन हो सकता है। एक शॉर्ट इंट हो गया, एक लॉन्ग इंट हो गया और एक इंट हो गया। मतलब एक इंट जो था वो 3 बन गए। ऐसे ही फ्लोट है, ऐसे ही कैर है। तो इन सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं? इसकी अलग अलग कैटेगरीज बन गई। तो हम टाइप को बदल रहे हैं, तो हम शॉर्ट इंट को इंट में बदल सकते हैं, इंट को लॉन्ग इंट में बदल सकते हैं, शॉर्ट इंट को डायरेक्टली फ्लोट में भी बदल सकते हैं, फ्लोट इंट को फ्लोट में बदल सकते हैं, फ्लोट को इंट में बदल सकते हैं। तो ये सारे टाइप कन्वर्जन्स होते हैं। कुछ अपने आप हो जाते हैं, कुछ हमें फोर्सफुली करने पड़ते हैं। अपने आप कैसे हो सकते हैं? सोचने वाली बात है, आप दिमाग लगाओ। हमने एक डाटा प्रकार को बदलना है, तो अपने आप कैसे बदला जा सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। इंट हमारा 2 बाइट लेता है और फ्लोट 4 बाइट लेता है। अब हम फ्लोट को इंट में बदलना चाहते हैं, फ्लोट को इंट में बदलना चाहते हैं। कैसे बदला जा सकता है? आराम से बदला जा सकता है। जो 4 बाइट में वैल्यू स्टोर होनी थी, 4 बाइट मतलब ऐसे करके मैंने आपको बताया था 1 बाइट बनता है। ये क्या होगी? 8 बिट्स। 8 बिट्स का कितना बनता है? 1 बाइट। और ऐसे ही अगर 3 और सेगमेंट आ जाएं तो ये क्या हो जाएंगे? एक 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 4 बाइट हो गए। अब 4 बाइट में जो डाटा सुरक्षित है उसको हम कितना करना चाहते हैं? उसको हम 2 बाइट में सुरक्षित करना चाहते हैं। क्या वो आसानी से हो सकता है? क्या वो अपने आप हो सकता है? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ तो यहाँ से डेटा लॉस हो जाएगा अगर हम करेंगे तो। वैसे भी एग्जाम्पल लेते हैं, फ्लोट किस तरह का होता है? फ्लोट होता है, फ्लोट का एग्जाम्पल है 95.75। और इंट का एग्जाम्पल क्या है? 95। तो अगर हम फ्लोट को इंट में स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो दशमलव के बाद की वैल्यूज नहीं आ पाएंगी, क्योंकि कुछ सेगमेंट हमारे पास, कुछ स्पेस कम है, कुछ चीजें मिस हो जाएंगी। तो ये क्या होगा? एक फोर्सफुल कन्वर्जन। अगर हम आसानी से अपने आप कन्वर्ट कर देते हैं, वो कौन सा हो सकता है? अगर हम इंट को फ्लोट में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिकली। अगर फ्लोट को इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? फोर्सफुल कन्वर्जन। तो ये कन्वर्जन्स के अलग अलग नाम हैं। पहला क्या है? ऑटोमेटिक या इम्प्लिसिट। दूसरा क्या है? एक्सप्लिसिट या बाह्य। अब इसकी कहानी क्या है? इसकी कहानी ये है कि जब छोटे डेटा प्रकार को बड़े डेटा प्रकार में बदलना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप बदल जाता है। जब बड़े डेटा प्रकार को छोटे डेटा प्रकार में बदलना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें फोर्सफुल कन्वर्जन करना पड़ता है। बड़े डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में, मान लो हमारे पास एक फ्लोट वैल्यू है FLOAT F = 4.9। हम इसको इंटीजर में बदलना चाहते हैं। हमने एक इंटीजर बनाया int d, इसके अंदर हम f को डालना चाहते हैं तो क्या डायरेक्टली आ जाएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है, ये 8 बाइट में 4 बाइट में आने वाली है, तो ये 2 बाइट में कैसे आएगी? 2 बाइट में लाने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ पे इंट लिखना पड़ेगा। अगर हम जिस डेटा टाइप में बदलना चाहते हैं वो यहाँ पे लिख दें तो अपने आप तो नहीं, फोर्सफुली बदल जाता है।
तो ये होता है टाइप ऑफ कन्वर्जन फोर्सफुल। और ऑटोमेटिक क्या होता है, ऑटोमेटिक के अंदर एक लेवल बना होता है कि छोटे को बड़े में, छोटे को बड़े में अपने आप बदल सकते हैं। तो उसका क्या सेगमेंट है, क्या सिस्टम है, यहां पे लिख देता हूं। शॉर्ट और कैर दोनों एक एक बाइट लेते हैं, तो ये किस में जा सकते हैं, ये इंट में जा सकते हैं। इंट कितने बाइट लेता है, इंट 2 बाइट लेता है। इंट को किस में बदला जा सकता है, लॉन्ग में। लॉन्ग कितने बाइट लेता है, लॉन्ग 4 बाइट लेता है। लॉन्ग को किस में बदला जा सकता है, फ्लोट में। फ्लोट कितने बाइट लेता है, फ्लोट भी 4 बाइट लेता है। उसके बाद में फ्लोट को किस में बदला जा सकता है, फ्लोट को डबल में, क्योंकि डबल कितने बाइट लेता है, डबल 8 बाइट लेता है। और उसके बाद में डबल को किस में बदला जा सकता है, डबल को लॉन्ग डबल में बदला जा सकता है। वो कितने बाइट लेता है, 16 बाइट। ये 1 बाइट, 2 बाइट, 4 बाइट, 4 बाइट, 8 बाइट, 16 और 16 बाइट, 16 या 16। तो ये होते हैं कन्वर्जन्स टाइप में बदलाव, कैसे कैसे हम बदल सकते हैं, किन किन टाइप्स को, किस किस डाटा टाइप को बदला जा सकता है, किस किस को नहीं बदला जा सकता, किसको ऑटोमेटिकली बदला जा सकता है, किसको फोर्सफुली बदला जा सकता है। तो ये बेसिक है, इसकी प्रोग्रामिंग भी हम साथ साथ करेंगे, साथ साथ सीखेंगे। प्रैक्टिकल सेशंस भी मैं रखूंगा बहुत ही जल्दी, उसके अंदर मैं आपको प्रोग्राम्स बता दूंगा। उसके लिए आपको टर्बो C++ रिक्वायर्ड होगा। आप सभी टर्बो C++ का सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड कर लीजिए एंड उसमें आप अपनी बुक में दिए हुए प्रोग्राम्स को टाइप करके कोशिश करें कैसे हम कर सकते हैं। और फर्दर मैं एक सेशन रख लूंगा जिसमें मैं सब कुछ आपको सिखा दूंगा और हमारे प्रैक्टिकल्स का पोर्शन भी साथ साथ हम स्टार्ट कर पाएंगे, क्योंकि इसमें जो प्रोग्राम्स आएंगे वो अगर आप साथ साथ नहीं करोगे तो आपके लिए एक बर्डन बन जाएंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको साथ साथ ही वो प्रोग्राम्स क्लियर करवाता जाऊं। तो अभी हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है आपकी बुक के हिसाब से, वो है वेरिएबल की घोषणा। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैंने आपको बताया था कैसे होती है घोषणा वेरिएबल की। किसी भी वेरिएबल की घोषणा कैसे होती है, पहले डेटा टाइप से, फिर वेरिएबल का नेम एंड देन उसकी या तो डायरेक्टली इतने से खत्म कर सकते हैं या उसकी वैल्यू और डाल सकते हैं। तो ये हमारा टोटल चैप्टर है 6th। इसके अंदर अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हो डिस्कशन पोर्शन में जाके। इसके अलावा मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें से बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। 1 और 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको अच्छे से पढ़ो, ये बेस है हमारी सेकेंड यूनिट का। और इसके अंदर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आने वाले हैं आगे, उनको हम डिस्कस करते रहेंगे टाइम बाय टाइम। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ आया होगा। इसमें मैंने 3 वीडियोस बना दिए। इसका रीज़न है क्योंकि ये बेसिक है, इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं टच करना चाहता था प्रॉपर, इसलिए मैंने इसके 3 वीडियोस बना दिए। अब मैं कोशिश करूंगा अगर कोई छोटा चैप्टर होगा तो उसके 2 वीडियोस या 1 वीडियो में उसको फिनिश कर देंगे। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप पढ़ लेना, आपको जो आपके नोट्स मिलेंगे उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इन केस कोई ऐसा क्वेश्चन होता है जो आपको टिपिकल लगे, जिसके अंदर कोई दिक्कत आए, तो उसका मैं आपको मेरे नोट्स के अंदर सोल्यूशन दे दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अब अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो विल बी related to our next chapter, that is chapter number 7th. Thank you everyone. That's all from my side. Let's meet up on the next session.